नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की हमारी कक्षा है विज्ञान की, और विज्ञान में हम विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये 5वां चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आपको गौर से इसको समझना है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपकी विज्ञान का प्रत्येक चैप्टर जो है वो विज्ञान की एक शाखा को आगे जा कर के बनाएगा। तो ये चलते हैं इस चैप्टर पर। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं हमारा जो इस चैप्टर का 5वें का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक से परिचय करना है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब क्या है और क्या होते हैं आवर्त, क्या वर्गीकरण होता है, तत्व क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि पहले चैप्टर में हमने तत्वों के बारे में, परमाणुओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक सब चीज़ें मैंने वहाँ समझाई है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि तत्व क्या होते हैं। तो विज्ञान में जब हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो बच्चों तत्व जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि तत्व क्या चीज़ होते हैं, जिनको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। तो पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि तत्व जो है प्रकृति प्रदत्त होते हैं। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए कि तत्वों का जो है वो निर्माण सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होता है। तत्व जो होते हैं प्रकृति प्रदत्त होते हैं। प्रकृति में हमने जो है प्राप्त किए वो तत्व हैं। तो तत्व जो है वो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी तत्व इस प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आप लोहा, सोना, चांदी, तांबा इन सब की बात करते हैं तो इसका जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा होता है Fe, या सोना होता है Au, या चांदी होती है Ag, तांबा होता है Cu। तो ये लोहा, सोना, चांदी हम इनको तभी कहते हैं जब लोहा जब इसमें केवल लोहे के परमाणु हो, सोने में सोने के परमाणु हो, कोई भी चीज़ अन्य नहीं मिली हो, तो वो तत्व होते हैं। तो ये तत्व जो है प्रकृति में हमें जो है वो यौगिक अवस्था में या मिश्र अवस्था में कुछ तत्व जो है सोना, चांदी वगैरह मुक्त अवस्था में मिलते हैं, जो हम धरती के गर्भ से जो है वो निकालते हैं इनको, या जो रासायनिक विधि द्वारा जो है वो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा लोहा वगैरह जो वो खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो मतलब जानने का सबसे पहले ये है कि तत्व जो होते हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं और जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो जब तत्वों की जब खोज हुई, कुछ तत्व ज्ञात कर लिए गए, तो ये जो है वो ज्ञात हुआ कि या ये जानने की आवश्यकता पड़ी कि इनको कैसे अलग अलग बांटा जाए, किस प्रकार से इनको एक अध्ययन की दृष्टि से इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। तो सबसे पहला जो विभाजन किया गया तो वो विभाजन था धातु और अधातु के रूप में। ठीक है, सबसे पहले तत्वों का जो विभाजन हुआ वो हुआ धातु और अधातु के रूप में। तो धातु और धातु व अधातु, जैसे कुछ धातु होते हैं, आप जानते हैं कि धातुओं में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। धातु जो ठोस होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और उनके स्वच्छ पृष्ठ चमकते हैं, जो हमने तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ को पढ़ा था। और अधातु होते हैं लगभग सारे जो है वो, बहुत सारे धातु जो है वो गैसीय अवस्था में होते हैं और कुछ ठोस भी होते हैं। तो धातु लगभग सारे ठोस होते हैं पारे को छोड़ करके। तो पहले धातु धातु में बांटा गया, लेकिन फिर भी इनको आगे जब वैज्ञानिकों ने इनके बारे में जानना शुरू किया तो ये देखा कि उनमें कुछ के गुण आपस में मिलते हैं। क्या गुण उनके मिलते हैं? तो तत्वों की मुख्य चीज़ें जो है वो आप देखें कि एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है वो बाद में जाना गया और सबसे पहले ज्ञात हुआ था परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो परमाणु भार जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि परमाणु का भार। तो परमाणु भार जो है वो किस प्रकार से परमाणु भार ज्ञात करके अलग तत्वों को बांटने की कोशिश की गई, उनके गुणों में क्या समानता है। तो इस प्रकार के प्रयास जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने शुरू में जब प्रारंभ किए
तो सबसे पहले डॉबरिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वो सबसे पहले कुछ एक वर्गीकरण का आधार बनाया। तो यहाँ पर तत्वों का मतलब समझने के बाद आवर्त का मतलब ये है कि इस प्रकार से उनको विभाजित कर देना कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण जो वो समान मिलने वाले गुणों को एक साथ उन तत्वों को रखा जा सके। तो ये जो आवर्त वर्गीकरण हो गया, यानी उनकी गुणों की आवृत्ति हो जाए जहाँ से। तो इस प्रकार से तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, तो उनके प्रारंभिक प्रयासों से लेकर के और आधुनिक आवर्त सारणी तक हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसके जो आप जानते हैं कि डॉबरिन ने जो है वो त्रिक बनाया था, तो उसने क्या किया कि तत्वों के कुछ उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, तो इनके ये जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है, तो उसने इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया 3-3 में। तो उसने पाया कि ये जो 3 है, ठीक है, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, तो उसने क्या किया, इन पहले और तीसरे को जोड़ा और इनका औसत लिया तो लगभग बीच वाला प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जब इन दोनों को जोड़ा और उसका औसत लिया तो ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से उसने कुछ जो त्रिक बनाए थे, तो उसने ये सबसे पहले ये कहा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण जो वो समान है। इसी प्रकार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम के और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि ये एक ही स्तंभ में रहते हैं। तो उसने ये प्रारंभिक प्रयास शुरू किया था। उसने उसका जो आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान। तो उसने 3-3 के समूह बनाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। तो त्रिक में क्या आता है कि उसने पहले और तीसरे के जो है वो द्रव्यमान को जोड़ा, यानी पहला जो जैसे कैल्शियम और प्लस बैरियम, इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ कर औसत लिया उसका, तो वो किसके बराबर आ गया, लगभग स्ट्रोंशियम के बराबर आ गया। तो ये जो है वो त्रिक का इसका आधार था। तो फिर इसके बाद जो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक था, तो उस समय लगभग न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व ज्ञात थे। तो 56 तत्वों को उसने वर्गीकृत किया। वो उसने क्या कि जैसे संगीत में हम जानते हैं कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो लास्ट में वापिस सा आ जाता है। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा आ गया ना वापिस। तो इस प्रकार उसने इनको व्यवस्थित किया कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर उसने देखा कि फ्लोरीन जो है वो इससे मेल खाता है। तो हालांकि उसका बहुत आधार जो है वो शुरू में इस प्रकार का था कि हाइड्रोजन जब उसने फ्लोरीन वाले ग्रुप में रखा तो इनके गुण उसने एक जैसे बताए और इसके इन सब के एक जैसे बताए। तो इस प्रकार से उसने लगभग 56 तत्वों को जो है वो व्यवस्थित किया था, लेकिन वो कैल्शियम तक ही ढंग से व्यवस्थित कर पाया था। तो इस प्रकार से न्यूलैंड्स के और डॉबरिन के प्राथमिक प्रयास थे। तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा टेक्स्ट में पढ़ करके देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार चीज़ों को स्पष्ट किया। तो आप सबसे पहले डॉबरिन के त्रिक में ये याद रखेंगे कि उसने 3-3 के समूह बनाए और उसमें पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान जोड़ा, इन परमाणु भार का जोड़ा और उनका औसत लिया तो बीच वाले के बराबर आ गया। और न्यूलैंड्स ने जो है वो अष्टक बनाए, यानी 8 तत्वों को व्यवस्थित किया। फिर 9वां तत्व आया तो वापिस वो पहले के गुणों के समान था, तो उसने भी द्रव्यमान के हिसाब से इनको व्यवस्थित किया था। तो ये भी इन दोनों का आधार था जो परमाणु द्रव्यमान ही था। ठीक है, अब हम टेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ टेक्स्ट को देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपको बताया कि 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और हमने यह भी सीखा कि एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्व पता चल चुके हैं? तो ये आप याद रखिए कि आज तक लगभग जो है वो 118 तत्वों की लगभग खोज हो चुकी है और इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और इनमें से जो 94 होते हैं, यानी प्लूटोनियम तक जो है वो लगभग तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उसके बाद के संश्लेषित होते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा कठिन लगा, यानी शुरू में बहुत कठिन लगा। उन्होंने इन गुण धर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढने का आरंभ किया जिसके आधार पर इन सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तो यहाँ हम जानेंगे तो
यहाँ सामान्य सी बात हम कुछ बातों को समझते हैं, जैसे कि वस्तुओं को या प्राणियों को उनके गुणों के आधार पर जो हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे किसी दुकान में आप देखते हैं कि साबुन जो है उनको अलग कक्ष में रखा जाता है, अलग स्थान पर रखा जाता है, बिस्कुटों को अलग। तो मतलब ये है कि समान गुणों वाली चीज़ों को एक साथ रखते हैं ताकि उनको ढूंढने में आसानी नहीं रहे और मुश्किल नहीं रहे। और जैसे नहाने के साबुन अलग जगह रखते हैं, तो ये सामान्य सी बात आप समझते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि धातु है, धातु के रूप में तत्वों को वर्गीकृत किया गया। फिर जैसे जैसे उनके गुणों को आगे जैसे जाना गया, तो उनके गुणों और तत्वों के गुणधर्म के आधार पर हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे इनको वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो अब सबसे पहले आता है डोबरिनर के त्रिक। तो ये जो है सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबरिनर, इसका आप नाम जरूर याद रखेंगे। तो डोबरिनर ने क्या किया, समान गुण धर्मों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने 3-3 तत्वों के कुछ समूहों को चुना, वह उन समूहों को त्रिक कहा उसने। 3-3 को चुना इसलिए उसने जो है वो उसको त्रिक कहा। तो डोबरिनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, तो इसने भी आधार किसको बनाया था, परमाणु द्रव्यमान को बनाया था कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में जब हम उनको लिखेंगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, जो बीच में आता है ना, उसका द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो उसने क्या किया, उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को लिया। तो इनके द्रव्यमानों को जब देखा तो इसमें जब 6.9 और 39.0 को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो लगभग कितना आया, 23.0 आया। तो इसलिए लिथियम और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान औसत क्या है, सोडियम के द्रव्यमान को कैसे तुलना की जा सकती है। तो इस सारणी में हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 तत्वों के कुछ समूह बनाए गए। इन तत्वों को द्रव्यमान परमाणु के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। तो हम देख सकते हैं कि इनमें ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है वो व्यवस्थित होते हैं, और जैसे ये और ये। तो इसमें जब इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे यानी औसत लेंगे तो लगभग ये इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार से ये तीनों आएंगे। तो ये इस प्रकार से उसने त्रिक बनाए। तो आप ये देखेंगे कि बी और सी जो समूह बनाए ना, ये वाला बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बी समूह जो है और ये सी समूह जो है, इनके जो है वो उसने ये सही पाए। और चूंकि डोबरिनर के समय जब वो तब के तत्वों की संख्या केवल 3 त्रिक ही पार ज्ञात कर सके थे वो, इसलिए पद्धति ज़्यादा जो सफल नहीं रही। और इसके बाद जो इसके बारे में चूंकि विज्ञान में कई बार छोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर जब इसके नाम को और उनके जीवन काल को और वो कहाँ के रहने वाले थे ये भी आप जरूर किया करें, लर्न किया करें साथ में। तो यहाँ पर जो ये आपको दे रखा है ये है उसकी 3 त्रिक, तो इनको भी आप याद करें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये पहला त्रिक है इसका, ये वाला, और ये दूसरा त्रिक है और ये तीसरा त्रिक है। तो इनको भी याद रखें। फिर आता है न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने जो है वो, चूंकि उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी, तो इसने क्या किया, 1866 के अंदर जो जॉन न्यूलैंड्स जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया था। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो वो त्रिक जो डोबरिनर थे या न्यूलैंड से, उनके आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या था। तो उनके वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। तो उन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाला हाइड्रोजन था, वहाँ से शुरू करके जब उसने थोरियम तक 56 तत्वों को जो व्यवस्थित किया, तो उसने पाया कि हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो वो पहले के समान है। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत से के अष्टक से की। तो संगीत में चूंकि सा, रे, गामा, पा, धा, नी, सा, ये 8 शुरू हो गए, तो इसलिए इसको अष्टक सिद्धांत कहते हैं, इसलिए इसको अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस अष्टक के अंदर जो लिथियम, सोडियम के गुणधर्म समान थे, और सोडियम लिथियम के बाद जो 8वां तत्व यानी सोडियम का लिथियम जो है वो 8वां तत्व जो है वो आता है बन करके, ठीक है। तो ये अष्टक जो इसकी ये सारणी बनी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और फिर ये 8वां तत्व जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के समकक्ष हो गया, इसी प्रकार लिथियम सोडियम के साथ हो गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में भी ये अपने इसी क्रम में रहते हैं।
तो ये लगभग उनका प्रथम जो प्रयास था वो काफ़ी सफल था उनका, और उनका जो आधार था वो संगीत के सुर थे, इस सारणी का आधार था, और उन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया था। तो ये यहाँ पर जानते हैं कि ये सारे गामा पादा नीसा जो संगीत की सुर होती है, तो इसी प्रकार उन्होंने इनको व्यवस्थित किया था। अब ये देखते हैं कि इन्होंने क्या खोज की और क्या उनमें कमियां पाएगी। तो ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो यहाँ पर आप ये बेहतर ढंग से याद रखेंगे कि यहाँ तक ये लागू होता है, इसके बाद जो वो देखिए कि एल्यूमिनियम का क्रोमियम आना या ये जो आना, ये इनके आगे मेल नहीं खाते। तो आधुनिक जो जितने गुण ज्ञात हुए उसके आधार पर तो कैल्शियम तक की जो है उनके लागू होते हैं, और क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले से मेल नहीं खाता, इसलिए ये एक तो ये कमी ये देखेंगे कि जो न्यूलैंड्स है उसकी आवर्त वर्गीकरण में जो वो क्या कमियां थी। तो ये पहली कमी आप यही याद रखेंगे। और न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, तो उसने तो 56 ही बताए थे, और फिर कहा कि 56 के बाद संभव ही नहीं है, तो भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा, इसकी भी उन्होंने संभावना बंद कर दी थी। लेकिन बाद में बहुत सारे तत्व पाए गए जो इनके पर मेल नहीं खाते थे। तो एक ये भी उनका दूसरा जो निगेटिव पॉइंट हो गया। और अपनी आवर्त सारणी इन तत्वों को संबंधित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे आप यहाँ पर पाएंगे कि ये देखिए कैल्शियम और निकिल को उन्होंने एक साथ रख दिया, या ये सेलेरियम और लिथियम को भी एक साथ रख दिया उन्होंने। तो ये जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और उनको भी वहाँ रख दिया जहाँ पर इनके गुण मेल नहीं खाते थे। तो कोबाल्ट और निकिल आप देख सकते हैं कि एक साथ हैं, और इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो जबकि ये इनके साथ गुणों में बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, दोनों के तत्वों में जो गुणों में भिन्नता है। और आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुण जो वो समानता है। तो ये भी इनके तीसरा निगेटिव पॉइंट हो गया। पहला हो गया कि कैल्शियम तक ही वो व्यवस्थित कर पाए, उसके बाद वो दो उनके गुण जो मेल नहीं खा रहे थे। और साथ में उन्होंने कह दिया कि 56 ही हो सकते हैं, इसके बाद हो ही नहीं सकते। और तीसरा है कि उन्होंने दो तत्वों को उन स्तंभों में रख दिया जहाँ पर इनके गुण जब मेल नहीं खा रहे थे। और इस प्रकार से न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों तक ही लागू होते हैं, और बाकी आगे भारी तत्वों में ये ज्ञात नहीं होते। नोबल गैसों की खोज जब हो गई, जो इनर्ट गैसें होती है, निष्क्रिय गैसें होती है, तो उसके बाद ये सिद्धांत बिल्कुल ही क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। तो इसके बाद ये कुछ चैप्टर के प्रश्न है, तो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। और ये जो इसके बाद जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के को बहुत गौर से पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को सीखेंगे। तो ये प्रारंभिक प्रयास थे 2 जो आवर्त वर्गीकरण के, इनको आप गौर से पढ़ें, अच्छी तरह टेक्स्ट को दोबारा पढ़ना और वीडियो को भी सुनना लगातार। और चूंकि चैप्टर जब शुरू होता है तो आप शुरू से इस पर पकड़ बना के रखें, ताकि आपको आगे समझने में मुश्किल नहीं हो। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो शुरू से उस पर पकड़ बनाएं और हर चीज़ को गौर से सीखें, ताकि चैप्टर आगे जा करके जैसे जब चीज़ें हमें समझ में आनी बंद हो जाती है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमने जो उनको कोई चीज़ों को बीच में इग्नोर कर दिया। तो आप ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे, गौर से शुरू से पढ़ा करें, ताकि हर चीज़ पर आपकी पकड़ बनती रहे। और शुरू से यदि आप गौर से चैप्टर को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे और बताएगी चीज़ों को लर्न करेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि आप जो है वो चैप्टर को नहीं सीख सकते। तो विज्ञान का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और आगे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी और जो आधुनिक आवर्त सारणी, उसको हम गौर से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके जो आपके उत्तर सही हो सकें और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे प्रयास जो हैं वो आप जब वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, तभी सफल होंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।